नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रूट्स ऑफ लॉ बाय विशेष में। आज हम आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा है कि कल जो यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आपका है कि आखिर यूपीएससी होता क्या है, या स्टेट पीसीएस की भी जो तैयारी करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो इन ये जो बॉडीज हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस हैं, इनके बारे में आखिर संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं, किन मतलब प्रोविजंस के माध्यम से इनकी स्थापना हुई और किस प्रकार ये कार्य करते हैं कि ये जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या जो स्टेट्स की जो सर्विसेज हैं उनके जो ऑफिसर्स का जो चयन करती है, इन दोनों इन संस्थाओं का हर स्टेट के लिए जो अलग अलग होती है। और यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है वो पूरे देश में एक संस्था होती है जो आपके भारतीय अखिल भारतीय से जो ऑल इंडिया लेवल की जो भी सर्विसेज हैं उनके लिए ये अभ्यर्थियों का चयन करती हैं, जिनमें आपकी सबसे रेपुटेटेड जो सर्विसेज हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि इसमें सेवाएं शामिल हैं। और भी अनेक तरह की ये जो इंडिया लेवल्स के एग्जाम है वो भी कंडक्ट करवाती हैं। ऐसे स्टेट्स में भी प्रत्येक स्टेट के लिए एक अलग पीसीएस का जो संघ वहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग होगा उसकी स्थापना की जाएगी। तो ये संविधान के कौन से प्रोविजन में मिलता है? तो ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 315 है, आप काफी बार इनका नाम सुनते हैं यूपीएससी या जो स्टेट पीसीएस है, लेकिन एक जो आम विद्यार्थी है उसको ये पता नहीं होगा कि संविधान के कौन से प्रोविजन में इनके बारे में इन बॉडीज का प्रावधान बताया गया इन संस्थाओं का। तो आर्टिकल 315 में क्या कहा गया है कि जो भारत संघ है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के जो पूरे भारत के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। इसी तरीके से स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात राज्य जो लोक सेवा आयोग है, जैसे दिल्ली का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा और पंजाब का अपना लोक सेवा आयोग अलग होगा। और दूसरा इसमें क्या प्रावधान है कि अगर दो राज्य जैसे हरियाणा और पंजाब दोनों की एक राजधानी संयुक्त रूप से चंडीगढ़, उसी तरीके से अगर हरियाणा, ये जैसे आप इसको हरियाणा माने और पंजाब, ये दोनों कहें कि नहीं, हम जैसा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी है, उसी तरीके से ये कहें कि नहीं, हमारा जो ये सर्विस कमीशन है राज्य का ये एक होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए, ताकि हमारे आसानी रहे और जो बर्डन है, लोड है, वो कम रहे। तो अगर इन्होंने ये कहा, ये इन दोनों के राज्यों की अगर एकमत है इस पे, तो ये प्रस्ताव भेजेंगे और फिर जो संसद है उसमें चर्चा करने के बाद में इस पे निर्णय लिया जाएगा। और इसी तरीके से ये तो आपने देखा कि प्रत्येक जो भारत देश है उसके लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। और अगर दो राज्य चाहें कि उनके लिए संयुक्त एक बोर्ड का प्रावधान हो, आयोग का प्रावधान हो, तो वो भी संसद उनकी सहमति के बाद में निर्णय लेगी। अब एक अन्य इसमें प्रावधान ये है कि अगर राज्यपाल ये कहें कि हम ये करने में असमर्थ हैं, जो लोक सेवा आयोग के कार्य हैं, अतः वो किसको कहेंगे? राष्ट्रपति को। जो प्रेसिडेंट हैं उनको वो कहेंगे। गवर्नर किसको कहेंगे? क्योंकि स्टेट का मैटर गवर्नर के अंडर में, तो ये प्रेसिडेंट को कहेंगे कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग जो है वो हमारे राज्य के लिए भी लोक सेवाओं से संबंधित कार्य है वो देखे। तो वो राज्य लोक सेवा आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यभार जो है वो भी देखे। इसके लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा और वो ये अनुमोदन करेंगे, तब संघ लोक सेवा आयोग जो है राज्य लोक जो संबंधित राज्य है उसके लिए भी लोक सेवाओं से संबंधित जो कार्यभार है वो देख सकेगा। अब 315 में आपने देखा कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में प्रावधान दिया गया।
अब जब बोर्ड का निर्माण हो गया और इससे संबंधित सारे प्रावधान जो हैं कि क्या इनमें इनका जो स्ट्रक्चर है वो होगा, उसके बाद में प्रावधान कोई बोर्ड बन गया तो उसमें चेयरमैन भी होंगे और मेंबर्स भी होंगे। ये आपको पता है कि नेचुरली उसमें जो अध्यक्ष हैं और उसके बाकी सदस्यों का भी चयन किया जाएगा। तो उनको नियुक्त कौन करता है, तो आप इसको रटने की बजाय ये क्रम में याद करेंगे कि बोर्ड बन गया। अब बोर्ड अकेला क्या करेगा, उसमें मेंबर्स और चेयरमैन भी होंगे। तो जो आर्टिकल 316 है इसमें दिया गया है, आर्टिकल जो 316 है इसमें दिया गया है सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है उनका इसमें उल्लेख किया गया है। तो जो आर्टिकल 316(1) इसमें क्या कहा गया है कि यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे, आपको पता है जो पूरे संघ का अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया का जो मैटर है, तो इनकी चेयरमैन की और मेंबर की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति जो है। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन और उनके मेंबर की नियुक्ति जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो करेंगे। अब स्टेट का मैटर जब आएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहां पे आपको पता है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल अर्थात गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर करेंगे। यूपीएससी की नियुक्ति, चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और ये आर्टिकल 316 और 316(1) के प्रोविजन में ये प्रावधान दिए गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे इनकी पदावधि पे कि आखिर इनका कार्यकाल क्या क्या होता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में। तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं या इसके, अब आप देखेंगे कि यूपीएससी के चेयरमैन और जो सदस्य हैं इनका जो पदावधि, या आप कह सकते हैं कि कब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे, तो इसके लिए रूल ये है कि 65 ईयर्स और 6 वर्ष, इनमें से जो भी पहले वो पूर्ण कर लेंगे तब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। या तो वो 65 वर्ष के हो जाए, या 65 वर्ष के होने से पूरे उनकी नियुक्ति अगर पहले की गई हो तो वो 6 वर्ष अगर पूर्ण कर लेते हैं नियुक्ति के, तो भी वो अपने पद पर फिर बने नहीं रह पाएंगे। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे स्टेट पीसीएस, राज्य लोक सेवा आयोग पे। अब इसके जो चेयरमैन हैं और जो सदस्य हैं उनके लिए यह प्रावधान है कि 62 वर्ष और 6 वर्ष, इन दोनों में से अगर उनकी 62 वर्ष की आयु पहले पूर्ण हो जाती है तो वो तब तक अपने पद पे बने रहेंगे, उसके बाद में उनको पद पे रहने का अधिकार नहीं होगा। और इसी तरह अगर वो पहले 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं तो दोनों परिस्थितियों में जो भी पहले हो तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अगर 62 वर्ष और 6 वर्ष, इन दोनों में जो भी पहले होगा तब तक अपने पद पे बने रहेंगे। ये मतलब ये टाइमलाइन है। तो आप इनमें डिफरेंस क्या मिलेगा, आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन साथ में भी पूछा जा सकता है, या फिर अगर 65 वर्ष या 6, 62 वर्ष या 6, या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं आप तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इनमें कॉमन सा अंतर क्या है कि बारीक अंतर है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि यूपीएससी में 65 ईयर और 6 वर्ष। अब ये 6 वर्ष वाला इन दोनों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में कॉमन है, लेकिन 6 वर्ष और ये 65 वर्ष और 62 वर्ष की जो आयु का अंतर है, जो भी चेयरमैन और मेंबर की, इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा।
अब आपने जान लिया कि इनका कार्यकाल कब तक होता है, चेयरमैन और मेंबर का यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का। अब बेहद इंपॉर्टेंट इसमें एक जो प्रोविजन है आर्टिकल 321। डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल 321 में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये दिया गया है कि यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस हैं, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, इनके जो सदस्यगण हैं वो केंद्र अर्थात सेंट्रल और राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी तरह का पुनर्नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात आर्टिकल 321 में कहा गया है कि यूपीएससी और जो राज्य लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्यगण हैं वो केंद्र और राज्य सरकार में किसी भी तरह का रीअपॉइंटमेंट, कोई भी पद पे वो पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। ये इसलिए किया गया है कि यूपीएससी और जो संघ लोक सेवा आयोग है इन पे किसी भी तरह का कोई आरोप न लगे कि कोई इन्होंने लाभ के लिए ऐसा किया है। इसके लिए जो इनका लेवल और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक रेपुटेशन, इसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि इनके जो मेंबर हैं उनको केवल एक ही बार नियुक्ति मिलेगी, बाद में वो कोई भी लाभ का पद गवर्नमेंट चाहे स्टेट हो या चाहे सेंट्रल हो उस पद पे पुनर्नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, रीअपॉइंट नहीं हो सकते। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग, इसमें जो आपने अभी देखा कि एक महत्वपूर्ण संशोधन भी इनसे जुड़ा हुआ कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या जुडिशियल एस्पिरेंट में है, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछे जाते हैं कि कौन से संविधान संशोधन में ये प्रावधान जोड़ा गया, हटाया गया। तो ये जो स्टेट के लिए 62 वर्ष और 6 वर्ष तो कॉमन है ही, ये 62 वर्ष का जो प्रावधान है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 62 वर्ष स्टेट के लिए 62 वर्ष और 6 वर्ष होगी और जो यूपीएससी है उसके लिए 65 वर्ष और 6 वर्ष होगी। तो इस संवैधानिक संशोधन को आप याद रखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि जो यूपीएससी मेंबर्स हैं या स्टेट पीसीएस के मेंबर्स हैं वो अपना इस्तीफा या फिर उनको पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी विश्व की पोस्ट हो, आप कहीं पे भी हो, किसी भी पद पे हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है और आप स्वयं उस पद को त्यागना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप उस पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और दूसरा इसमें है कि कदाचार। तो कदाचार का जो मैटर है इसमें क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति, ये मैटर रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट की जब जांच के बाद में ये पता चले और वो ये अपने डायरेक्शंस हैं उनमें ये कहें कि ये जो कदाचार है उनके आरोप इन पे साबित होते हैं यूपीएससी और या जो स्टेट में है तो वो उस हिसाब से, तो ये जो आरोप अगर साबित होते हैं इन मेंबर्स पे तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। और ऐसे ही स्टेट में आपको पता है कि राज्यपाल और जो हाई कोर्ट है उस तरीके से होगा। तो ये ऑप्शन है। और फिर जो थर्ड ऑप्शन है कि अगर वो केंद्र, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कॉन्ट्रैक्ट और किसी लाभ के पद पे या कोई भी इंटरेस्ट, कोई हित हो या फिर कोई उपलब्धि हो, उसमें अगर उन मेंबर्स ने भाग प्राप्त किया है, अगर कोई उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है, तो वो जो खंड 1 के अपराधी होंगे। तो अगर वो केंद्र या राज्य सरकार में संविदा, लाभ, हित, उपलब्धि के अगर किसी भी तरीके में उनका भाग है इनमें, संविदा, लाभ और हित, उपलब्धि आदि में, तो वो खंड 1 के अपराधी होंगे। और 312(2) और 317(1) में ये प्रावधान दिए गए हैं। तो आपने जाना कि इस्तीफा या उनको किस तरीके से मेंबर्स को स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पद से हटाया जा सकता है। अब आपको हमने चर्चा की उनको पद से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंबर को कैसे हटाया जा सकता है। अब इसमें राष्ट्रपति को स्पेशल पावर यूपीएससी के रिगार्डिंग क्या प्राप्त है कि सुप्रीम कोर्ट को जो आपने पहले मैंने आपको प्रोविजन बताया कि जांच में कदाचार का दोषी पाए सुप्रीम कोर्ट जब जांच करे, उसके अलावा भी बिना निर्देश के, मतलब बिना सुप्रीम कोर्ट से कोई उनको
ये ट्रांसफर किए, इनके डायरेक्शंस हैं वो प्राप्त किए बिना भी राष्ट्रपति, मतलब जो जिनको नियुक्त करता है वो उनको हटा भी सकता है, ये नेचुरल है। तो राष्ट्रपति महोदय भी जो यूपीएससी के मेंबर हैं या सदस्यगण हैं, उनको अगर खंड 1 के तहत कदाचार का दोषी पाते हैं तो वो उनको पद से हटा सकते हैं। अगर किसी कोर्ट के डिसीजन में यूपीएससी के किसी भी मेंबर को अगर दिवालिया न्याय निर्णित अर्थात दिवालिया घोषित किसी भी वाद में किया जा चुका है किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो भी वो पद से हटा सकते हैं। और पदावधि के दौरान, जिस दौरान वो यूपीएससी मेंबर के पद पे कार्यरत है, उस दौरान अगर कोई अन्य वेतनिक अर्थात सैलरी उनको उसके रिगार्डिंग उसके बदले में मिली हो, तो अगर उन्होंने कोई वेतनिक नौकरी की हो तो इसलिए भी राष्ट्रपति महोदय उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बाद अगर राष्ट्रपति की राय में ये उन्हें प्रतीत होता है कि जो मेंबर या चेयरमैन, अगर उनको ये लगता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य है, तो उस व्यक्ति को भी वो उस पद से हटा सकते हैं। ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के 317(3) और A, B, C या कैक है ग में वर्णित हैं। इनमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को स्पेशल पावर क्या है कि वो यूपीएससी के जो मेंबर्स और चेयरमैन है, अगर वो उनको हटाना चाहें तो किस तरीके से वो हटा सकते हैं। अब हम आपको जो यूपीएससी या जो स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हैं उनके इंपॉर्टेंट केस लॉ जो हैं वो भी साथ में हम आपको ऐड ऑन करके बताते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड जो लीडिंग या लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके लिए आपको अलग से कोई पढ़ने की, अलग से आपको रीड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आता है कि जयशंकर बनाम बिहार राज्य। इसमें शिव जतन ठाकुर नाम के एक मेंबर थे बिहार लोक सेवा आयोग में। किसमें? बिहार लोक सेवा आयोग में। स्टेट पीसीएस है ये बिहार का। आर्टिकल 316(1) ये कहता है कि यथासंभव जो हो उसमें 11 जो मेंबर हैं, 11 में से 6 जो हैं वो गैर सरकारी होने चाहिए। तो जो याचिका करता है उन्होंने चुनौती ये दी, पहला ये जो उन्होंने इसको विरोध किया, उन्होंने ये कहा कि इनकी नियुक्ति थी 7वें नंबर पे, तो ये नियुक्ति प्रथम दृष्टया ही अवैध है। तो इस तरह के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इसमें जो यथासंभव कहा गया है वो आदेशात्मक नहीं है। इनको कोई ऑर्डर नहीं दिया गया कि उसको फॉलो भी किए, यथासंभव जितना हो सके, ये एक निर्देशात्मक है। हो सके तो 11 में से 6 मेंबर गैर सरकारी होने चाहिए। अगर ना उपलब्ध हो सके तो जो ये 7वें मेंबर की नियुक्ति गैर सरकारी के रूप में की गई है ये भी अवैध नहीं है। तो इस नियुक्ति को उन्होंने इस तर्क पे, इनके तर्क को रद्द करार देते हुए इस नियुक्ति को जायज माना। फिर ये जो जयशंकर बनाम बिहार राज्य इन्होंने जो विरोध किया, इनका दूसरा तर्क ये था याचिकाकर्ता का कि जो आर्टिकल 317(c) है जिसमें मानसिक और शारीरिक शिथिलता के बारे में बताया गया है, मानसिक और शारीरिक, चूंकि ये वो ब्लाइंड थे, अब आपने देखा कि इनका पहला तर्क ये था कि इनकी नियुक्ति जो है वो गैर सरकारी के रूप में जो एक्स्ट्रा मेंबर थे तो अवैध है, और दूसरा इनका यह था कि जो आर्टिकल 317(c) है जिसमें मानसिक और शारीरिक शिथिलता के बारे में बताया गया, चूंकि ये शिव जतन ठाकुर जो थे ये ब्लाइंड थे, तो इनकी नियुक्ति को इन्होंने कहा कि ये योग्य नहीं है इस जो पदभार है इसको संभालने के लिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, दृष्टि जो दोष है उसके लिए किसी को आप इस पद के लिए अयोग्य करार नहीं दे सकते। उसका कारण क्या है कि ये पीएचडी थे, तो और ये प्रोफेसर भी थे, तो जो इनकी योग्यताएं थी उस हिसाब से ये साफ प्रतीत होता था कि ये इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने इनको जो है पात्र माना। तो ये दोनों ही तर्कों को रद्द करार देते हुए जो ये जयशंकर बनाम बिहार राज्य इस मैटर में
याचिकाकर्ता जो थे उनके द्वारा तो इनको 5,000 रुपये हर्जाना, और राज्य जो है बिहार राज्य, उसके द्वारा 10,000 रुपये जो जुर्माना है वो, या जो इनको क्षतिपूर्ति के तौर पे देना ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश ऐसे ऑर्डर जारी किए। अब हम चर्चा करेंगे लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं कि आखिर संविधान में, भारतीय संविधान में जो प्रोविजंस दिए गए उनके तहत इनके क्या कार्य बताए गए। तो आपको पता है कि लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? पेपर करवाना, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, जो भी लोक सेवाएं हैं उनके लिए जो ऑफिसर्स का चयन करना है, कर्मचारियों का जो चयन करना है, उसके लिए इनको एग्जाम कराने। और यदि इनको ये प्रार्थना पत्र या अभ्यर्थना ये मिलती है कि आपको 2 या अधिक राज्यों की मिलीजुली कंबाइंड आपको भर्ती योजना जो है, अगर स्टेट से इनको ऐसे डायरेक्शंस मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो उनकी सहायता के लिए भी जो मैकेनिज्म है या उनकी जो हेल्प करने के लिए, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, वो करने के लिए भी इनकी ड्यूटी बनती है। संविधान इनको कर्तव्यबद्ध अर्थात कर्तव्य में बांधता है कि आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप 2 या 2 से अधिक राज्य अगर आपकी मदद चाहें तो आपको उनकी मदद करनी होगी। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनको यूपीएससी होगा, तो राष्ट्रपति को यूपीएससी ये राष्ट्रपति महोदय को, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्यपाल महोदय को परामर्श देने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, अर्थात कर्तव्यबद्ध मतलब इनकी ये ड्यूटी बनती है, संविधान इनको कर्तव्य के बंधन में बांधता है। अब ये किस लिए परामर्श देने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि इनसे पूछा जाए भर्ती की आप रीति बताइए कि किस तरीके से भर्तियां या एग्जामिनेशन जो कंपटीशन एग्जाम है स्टेट या यूपीएससी के लिए करवाए जाएं, तब इनका दायित्व बनता है कि ये परामर्श देवें। फिर उसके बाद में अभ्यर्थियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, पदोन्नति, उनका जो प्रमोशंस हैं, ट्रांसफ़र हैं, और वो एलिजिबल है या नहीं, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रिंसिपल हैं, कोई सिद्धांत हैं, उनका निर्माण करना है या उनसे संबंधित कोई राय चाहिए तो वो इनको देना होगा, वो परामर्श इनको देना होगा। इसी तरीके से केंद्र और राज्य की सेवा करने वाले समस्त जो व्यक्ति हैं, समस्त व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की जो भी सर्विसेज में उन पे प्रभाव डालने वाले समस्त अनुशासनिक विषय, आप कई बार सुनते हैं ना कि उक्त व्यक्ति पे या कर्मचारी पे अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई, तो जो अनुशासनिक कार्यवाही के जो भी विषय हैं उन पे भी अगर कोई परामर्श इनके द्वारा मांगा जाता है तो देने का इनका दायित्व बनता है। इसी तरीके से कोई अगर खर्चे हैं कि कर्तव्य पालन, ये जो इनकी यूपीएससी में जो भी हैं इनकी अगर ड्यूटी फुलफिल करते समय, या फिर कोई लीगल कार्यवाही होती है यूपीएससी पे, अगर किसी ने कोई केस कर दिया, स्टेट पीसीएस पे कर दिया और उस संबंध में अगर वो परामर्श मांगते हैं तो इनको परामर्श देने का इनका दायित्व बनता है। इसी तरीके से सरकार की हैसियत से सेवा करते समय अगर किसी व्यक्ति को कोई क्षति होती है इनके द्वारा, तो उसके बारे में मुआवजे की अगर कोई राशि है, उससे रिलेटेड अगर कोई दावा किया जाता है और ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर परामर्श मांगते हैं तो परामर्श देने का इनका दायित्व होगा। आर्टिकल 320 जो है अनुच्छेद 320 में संविधान ये प्रोविजन अवेलेबल करवाता है। अनुच्छेद 320 ये प्रावधान करता है कि उक्त स्थितियों में परामर्श देना इनका दायित्व होगा। और परामर्श कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। अब आर्टिकल 320 का एक परंतु के जो प्रोविजो है कि 321 का परंतु के प्रावधान करता है कि अगर राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय अगर प्रावधान ये कर देते हैं कि इन विषयों पर परामर्श लेना कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, किसी भी साधारण परिस्थिति या विशेष परिस्थितियों, साधारण या विशेष परिस्थितियों में अगर वो ये डायरेक्शन देते हैं या प्रावधान ये करते हैं या वो निर्देश देते हैं कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो यूपीएससी है और जो स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी अर्थात राष्ट्रपति को और स्टेट पीसीएस से राज्यपाल को परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है,
तो ये जो 320(1) में ये परंतु के उन्हें ये शक्ति प्रदान करता है या ये प्रावधान करता है कि वो ऐसे डायरेक्शंस भी दे सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड एक वाद ये है कि डी सिल्वा बनाम भारत संघ AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट 1860, इसमें यह वाद में निर्णित हुआ कि ये जो लोक सेवा आयोग हैं, इनकी सलाह मानने के लिए केंद्र और राज्य या राष्ट्रपति या राज्यपाल बाध्य नहीं है। ये सलाहकार, ये एडवाइजरी की तरह है कि अगर ये इनसे सलाह मांगते हैं तो ये सलाह देवें, लेकिन इनको मानने या न मानने के लिए ये इनका जो विशेषाधिकार है कि ये मानते हैं या नहीं मानते हैं। और इसी तरीके से एक प्रावधान है, राष्ट्रपति महोदय को UPSC द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसी तरीके से राज्यपाल महोदय को जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रदान की जाएगी और राष्ट्रपति महोदय इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखेंगे और राज्यपाल महोदय विधानमंडल या जो विधानसभा है उसके समक्ष रखेंगे। इन रिपोर्ट का ये होता है कि जो ईयरली है UPSC ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की या उनकी क्या रिकमेंडेशन है या जो पूर्व में रिकमेंडेशन थी उन पे किन कमियों के कारण उनको लागू नहीं किया जा सका, तो उनमें अब क्या सुधार करके पेश किया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट दायित्व बनता है UPSC का कि वो राष्ट्रपति को उस रिपोर्ट को पेश करेंगे और वो इसको संसद के समक्ष रखेंगे। इसी तरीके से राज्यपाल महोदय को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट रखेंगे, वार्षिक ईयरली रिपोर्ट, और ये उसी रिपोर्ट को विधानसभा में रखेंगे। कॉमन यही है बस अंतर स्टेट PCS का, यहाँ जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर का अंतर आता है। और इसी तरीके से इसके साथ ही आपको कि आर्टिकल जो 322 है 322, इसमें प्रावधान दिया गया है वेतन का। जो भी UPSC और स्टेट PCS के मेंबर्स, चेयरमैन, इनको जो वेतन, सैलरी या भत्ते दिए जाते हैं वो अगर UPSC है तो देश की संचित निधि पे और स्टेट है तो SPC है तो राज्य की संचित निधि से उनके वेतन भत्ते उनको दिए जाएंगे। और ये जो वार्षिक रिपोर्ट वाला ये प्रावधान है ये आर्टिकल 323 में 323 में ये प्रावधान दिया गया है। तो आप ये जानेंगे कि वार्षिक रिपोर्ट का जो प्रावधान है ये 323 में, और जो वेतन भत्ते से संबंधित है वो 322 में। UPSC तो देश की संचित निधि से उनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे और जो स्टेट PCS है उनको राज्य की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। अब हम आपको UPSC से रिलेटेड जो 3 और 2 इंपॉर्टेंट केस और हैं वो बताएंगे कि नीलिमा बनाम हरियाणा राज्य का वाद था AR 1987। तो ये जो नीलिमा ये मजिस्ट्रेट में सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन इनका नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में भी था, लेकिन पद कम होने के कारण तर्क ये दिया गया कि इनका जो फाइनल लिस्ट जो थी उनमें इनका नाम शामिल नहीं किया गया। लेकिन इनका चयन हो चुका था, पहले इनका नाम था, लेकिन उस लिस्ट में इनका नाम आगे नहीं भेजा गया गवर्नमेंट को। लेकिन जो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जब चयन हो चुका है तो आप उस सूची में इनके नाम को ऐड करने से आप मना नहीं कर सकते। तो उनको निर्देश दिया कि इनके नाम को भी शामिल किया जाए, चूंकि ये अभ्यर्थी इनका चयन हो चुका है, लेकिन पदों की आप कमी का कारण देकर इनको आप चयन से नहीं रोक सकते। फिर दूसरा है कि पंजाब राज्य बनाम मनजीत सिंह। इस वाद में कहा गया कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट, अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती है तो आप उसमें जो कुशल अभ्यर्थी हैं उनके चुनाव के लिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकते हैं, बट आप इसमें जो मिनिमम मार्क्स हैं कि न्यूनतम अंक का प्रावधान है वो आप नहीं कर सकते। अब मेरिट कितनी भी रहे, कोई टैलेंटेड है बट उसके उस टाइम या एग्जाम के टाइम में नंबर नहीं आते हैं, लेकिन उसके जो नंबर आते हैं वो औरों के नहीं आते हैं उतने, और लास्ट कट ऑफ वो रहती है, तो
वहाँ तो वही टैलेंटेड हुआ, लेकिन आप तो उसमें परसेंट हैं, जैसे आपने कह दिया कि इसमें 65% आने ही चाहिए, तो ये तो जो उसकी डिग्रीज की हुई है फिर उसकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे तो उसने जो भी डिग्री की है उसके कोई मायने नहीं रहते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकते हैं, आप प्रक्रिया अपना सकते हैं परीक्षाओं की, लेकिन आप जो न्यूनतम अंक है कि इतने ही अंक आपको लाने पड़ेंगे, ये आप नहीं कर सकते। जो कट ऑफ रहेगा वो इसमें मान्य होगा। और आर्टिकल एट लास्ट है कि जो 16(4) और अनुच्छेद 335 की जो सेवाएं हैं या पदों से संबंधित जो SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के जो दावे हैं, इसमें ये केंद्र और राज्य सरकार तय करेगी कि किस तरीके से कार्मिकों या जो ये इनमें कर्मचारी सिलेक्ट करेंगे उनकी कुशलता को वो तय करने के जो क्या वो रीति अपनाएंगे, इसका जो है अधिकार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने हिसाब से। इसमें UPSC और स्टेट PCS अपने निर्णयों को इसमें लागू नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इसमें फ्री है कि वो क्या डिसीजन इसमें लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आज का जो वीडियो है इससे आपको UPSC और स्टेट PCS से रिलेटेड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो क्लियर हुए होंगे और आपके लिए ये वीडियो बेहद यूजफुल रहा होगा। और इस वीडियो को देखकर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या अदर आप जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें ये टॉपिक आता है, तो उसमें अगर स्टेट PCS UPSC से रिलेटेड ये प्रोविजंस हैं, तो आई होप मैंने आज आपको बहुत डीपली बताया। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय व्यक्त करें। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।